अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू हीरो। आज हम बात करेंगे एसईओ कंटेंट राइटिंग के बारे में कि एसईओ कंटेंट राइटिंग क्या होती है। ठीक है, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एसईओ कंटेंट क्यों लिखते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके रूल्स क्या हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं एसईओ कंटेंट के बारे में जो हम कवर करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास है वो ये है कि एसईओ क्या होता है। ठीक है, एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, इसका बेसिक सा मीनिंग ये है कि आपका जो कंटेंट है, जो आप लिख रहे हैं, मतलब आर्टिकल्स लिख रहे हैं या वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं, तो उस कंटेंट को मतलब कि आप सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज़ करना, जैसा कि जो ट्रैफिक आने के लिए सर्च इंजन्स पे रैंक करना और जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ पाएँ। तो आपको जो मतलब जो कंटेंट लिख रहे हैं उसका रोल यही है कि सिर्फ ये नहीं कि आपने बस लिख के रख देना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेकर आना है। तो आप जो भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट के थ्रू, आपके जो रीडर्स हैं उनको मिलनी चाहिए। तो उसके लिए आपको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। और उसमें एसईओ कंटेंट का मतलब ये है कि आप जो क्वालिटी कंटेंट लिख रहे हैं, तो जो आपके रीडर्स हैं, जो आपके ऑडियंस हैं, उनको वैल्यू दे रहा है। ठीक है, लेकिन जो उन रीडर्स को लेकर कैसे आना है अब आपने, ठीक है, गूगल पे रैंक कैसे करें, तो वही होता है एसईओ कंटेंट कि आप सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आप यूज़र के लिए भी लिख रहे हैं और आप सर्च इंजन्स के लिए भी लिख रहे हैं उस कंटेंट को। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए उसको मतलब प्लस उसमें आपको गुड एसईओ उसमें होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद वो किसके इक्वल होता है, वो बन जाता है आपका एसईओ कंटेंट राइटिंग। ठीक है, उसके लिए आपको प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ काम करना पड़ता है, कीवर्ड रिसर्च मतलब वगैरह इन जैसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, कैसे यूज़ करते हैं इन चीज़ों को, कीवर्ड्स को। तो जो कोर एलिमेंट्स होते हैं एसईओ कंटेंट के, वो हम देख लेते हैं कि मतलब कौन कौन सी चीज़ों पे वर्क करके आप एसईओ कंटेंट लिख सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है कि आपको कीवर्ड रिसर्च आनी चाहिए। हम इसके एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका टॉपिक है उसके मतलब रिलेटेड लोग सर्च क्या कर रहे हैं गूगल पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आप कुछ मतलब कि ढूंढ रहे हैं, मतलब कि लाइक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन पाकिस्तान। ठीक है, आप ने ये देखना है कि लोग उसके रिलेटेड सर्च क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे गूगल कीवर्ड्स प्लानर मतलब कुछ टूल्स हैं जिनको यूज़ करके आप पता करेंगे कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, उनकी वॉल्यूम क्या है, मंथली कितनी सर्चेज़ आ रही हैं उन पे। तो वो कीवर्ड रिसर्च करेंगे और उस टॉपिक में उनका उन कीवर्ड्स को मतलब आप इंक्लूड करेंगे। ठीक है, देन कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, कंटेंट को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है प्रॉपर्ली, हेडिंग्स यूज़ करनी है, सब हेडिंग यूज़ करनी है, पैराग्राफ्स को कैसे रखना है, कोई एक ऑर्गेनाइज़ करना, इस तरह का स्ट्रक्चर देना कंटेंट को, वो भी एसईओ फ्रेंडली बनाना उसको, मतलब एसईओ के लिए मीन कि उसका भी रोल है एसईओ कंटेंट में। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि मतलब जो आपके जो कीवर्ड्स हैं वो उनको इनटू टॉपिक्स, यानी कि आपने जो कीवर्ड्स हैं आपको उनको आपने टॉपिक्स में यूज़ करना है और ट्राई करना है कि मतलब कि आपके कीवर्ड से ही टॉपिक बन जाए। फॉर एग्जांपल आपका टाइटल है टूल्स फॉर कीवर्ड रिसर्च, तो आपको देखना है कि कीवर्ड रिसर्च टूल्स के रिलेटेड कौन कौन से मतलब कीवर्ड्स हैं आपके, उस हिसाब से आपको टॉपिक बना लेना है, यानी कि टॉप 10 कीवर्ड रिसर्च टूल्स। ठीक है, आप समझिए कीवर्ड रिसर्च टूल्स का जो है मतलब बहुत अच्छा वॉल्यूम है, तो मतलब कि जो टॉप 10 वो हैं मतलब कि कीवर्ड्स हैं, आपने उनको यूज़ कर लेना है फॉर बेटर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। ओके, इस तरह से आपने उनको अपनी हेडिंग्स में और सब हेडिंग्स में यूज़ कर लेना होता है। देन हमारे पास है कि आपको क्या करना होता है, आपको कम्प्रिहेंसिव कंटेंट लिखना चाहिए, यानी कि आपको इन डेप्थ में कोई भी टॉपिक है उसको कवर करना चाहिए, ताकि जो भी ऑडियंस है, जो भी रीडर्स हैं, उनको एक ही पेज पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए टॉपिक के रिलेटेड। अगर आप आधा अधूरा लिखते हैं, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है उसको पढ़ने के बाद उसको आपके रीडर को कहीं और जाना पड़ेगा। ठीक है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर वो नेक्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट पे आने के लिए वो प्रेफर नहीं करेगा। देन ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, वो होती है जैसे कि आपने कोई मतलब गूगल पे सर्च करते हैं, आपको बहुत सारे आगे से मतलब रीजन्स आ जाते हैं, हेडिंग्स आती है, फिर छोटा सा एक 1.5 लाइन का डिस्क्रिप्शन आता है। ठीक है, उसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। तो आप एक अच्छा हेडिंग्स के साथ, टाइटल के साथ साथ एक अच्छा आपको मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, इफेक्टिव सा, जिसमें ऐसा लगे कि हाँ उस पर क्लिक करके मतलब आपका यूज़र है उसको सारा कुछ जो है वो जानना चाहता है, या जो भी उसका इंटेंट है, यूज़र इंटेंट, वो फुलफ़िल हो जाएगा। ठीक है, देन जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। अब इसका ये मतलब है, इंटरनल लिंकिंग का मतलब है कि अगर समझ लें आपकी ब्लॉग पोस्ट में आपको मतलब बहुत सारे हाइपर लिंक यूज़ कर रहा है। ठीक है, कुछ लिंक ऐसे होते हैं जो आपके दूसरे वेब पेजेस पे दूसरे आर्टिकल्स को लिंक करते हैं, कुछ ऐसी होती हैं
जो दूसरी वेबसाइट पे जाती हैं। तो जो आपकी अपनी वेबसाइट पे लिंकिंग होती है उसको इंटरनल बोलते हैं, जो दूसरों की वेबसाइट तक जाती है उसको हम एक्सटर्नल कहते हैं, एक्सटर्नल लिंकिंग। तो इन दोनों को आपको मिक्स करके यूज़ करना है। ये इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी अपने लास्ट लेक्चर में, मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि आर्टिकल में कैसे ऐड करते हैं इनको। ओके, ये एसईओ के लिए अच्छा होता है। देन हम करेंगे वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आजकल लोग जैसे यूज़ कर रहे हैं डिजिटल असिस्टेंट वगैरह, जैसे कि एलेक्सा है, सिरी है, गूगल असिस्टेंट है। इनमें क्या होता है कि मतलब लोग लाइव क्वेश्चंस वगैरह पुट करते हैं कि व्हाट इज़ द वेदर टुडे एंड लाइक इस तरह के क्वेश्चंस लोग पुट करते हैं। तो उनके लिए आपके टॉपिक के रिलेटेड लोग क्या सर्च कर रहे हैं उसके लिए भी आपको कंटेंट के लिए ऑप्टिमाइज़ करना है, ताकि अगर आपका कंटेंट वॉइस सर्च के लिए रैंक करे तो उस पर भी ट्रैफिक बढ़ जाता है। देन एनालिसिस है। ठीक है, एनालिसिस यानी कि आपने पब्लिश कर दिया ब्लॉग पोस्ट, अब आपको चेक करना है कि ट्रैफिक कितना आ रहा है, बाउंस रेट क्या है, ठीक है, किन कीवर्ड्स पे आप रैंक कर रहे हैं, और अगर रैंक नहीं कर रहे हैं तो कैसे कंटेंट को एडिट करना है आपने। ये सब चीज़ें आपको एनालाइज करके वापस एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है कंटेंट की। देन है कंसिस्टेंसी, यानी कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब महीने में एक ब्लॉग पोस्ट लिख दिया और उसको छोड़ दिया वेबसाइट के ऊपर, नो, आपको कंसिस्टेंटली उसको लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड कर लिया आपके मतलब आपने वीकली और एक या दो ब्लॉग लिखने हैं। ठीक है, आपने उसको रेगुलरली मेंटेन करना है, उसकी कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन रखनी है। अगर आप इस तरह करेंगे तो गूगल जो है आपकी वेबसाइट को बार बार क्रॉल करेगा, तो वो एसईओ के लिए अच्छा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाउ टू राइट एसईओ कंटेंट। आपको ऐसा कंटेंट कैसे लिखना है जो गूगल पे रैंक करे, उस पर बहुत सारा ट्रैफिक आए, और जो मतलब कि आपको मतलब कि आइडियाज़ हो जाएं कि जो आपका यूज़र आप उसको सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, जल्द से जल्द ट्रैफिक लेकर आएँ वेबसाइट के ऊपर। तो वैसा कंटेंट कैसे लिखना है आपको, तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास कीवर्ड रिसर्च। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एसईओ कंटेंट में। तो अच्छा, अब कीवर्ड रिसर्च करने के लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे कि गूगल कीवर्ड प्लानर है, एरफ के कीवर्ड जनरेटर है, ठीक है, उबर सजेस्ट है। तो कुछ ये टूल्स हैं, मतलब इसके अलावा और टूल्स भी हैं, बट ये वाले टूल्स बेस्ट हैं, मतलब जिनका जो पर्पस है इनसे जो आपका पर्पस है फुलफ़िल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गूगल कीवर्ड प्लानर है, ये गूगल का खुद का टूल है, तो जो गूगल एड्स में बिल्ट आता है और फ्री टू यूज़ है। ठीक है, ये तीनों जो टूल्स हैं फ्री टू यूज़ हैं। इनका पेड वर्जन भी है, जैसे कि उबर सजेस्ट है, इसका पेड वर्जन भी है, जो एचआरएफ का भी है। तो लेकिन आप जो है फ्री वाले में कंटेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं इजीली। इनमें आपको क्या करना है, जो आपका कीवर्ड है, जो भी मतलब आपका आपके मतलब वेब पेज का कंटेंट है, चाहे आपका ब्लॉग पोस्ट का कंटेंट है, उस टॉपिक को आपको यहाँ पर जाके सर्च करना है और कुछ कीवर्ड्स आइडियाज़ आपको पिक करने हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको वॉल्यूम भी पता लग जाएगी कि उस कीवर्ड पर कितने सर्च मतलब आ चुके हैं मंथली। फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है वेब डेवलपमेंट कंपनी इन पाकिस्तान, या यानी कि फॉर एग्जांपल आप एक वेब पेज बना रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट कंपनी इन पाकिस्तान पर। ठीक है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इस कीवर्ड पर कितने लोग सर्च कर रहे हैं मंथली पाकिस्तान में। आप कंट्री डाल सकते हैं कि ये यूके के लिए, यूएसए के लिए, पाकिस्तान के लिए। फॉर एग्जांपल आप मोस्टली मानते हैं कि आप पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए टारगेट कर रहे हैं उसको, तो वहाँ पे आपने पाकिस्तान डाला और वहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, कि वेब डेवलपमेंट कंपनी इन पाकिस्तान पर कितना वॉल्यूम जो है, प्लस कितना क्या कंपटीशन है। तो आपको कंपटीशन में ये ध्यान रखना है कि जैसे कि गूगल कीवर्ड प्लानर है, वहाँ पर दिखाता है कि हाई, लो एंड मीडियम। तो आपको इनमें से ट्राई करना है कि जब भी नई नई वेबसाइट होती है, जब डोमेन या अथॉरिटी आपकी थोड़ी लो है और कंटेंट बहुत सारा है आपके पास, तो ज़्यादा रैंक नहीं कर रहा है, तो उस टाइम आपको जो लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हैं वो ज़्यादा पिक करने चाहिए। ठीक है, और जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, लॉन्ग टेल का मतलब है कि जिन कीवर्ड्स में ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि वेब डेवलपमेंट कंपनी इन पाकिस्तान, इसमें ज़्यादा वर्ड्स हैं रेदर देन वेब डेवलपमेंट पाकिस्तान वेब डेवलपमेंट कंपनी। आपका जो भी टॉपिक हो, जैसा भी हो, चाहे ब्लॉग पोस्ट के लिए करो, चाहे आप किसी और पर्पस के लिए यूज़ करो उस कीवर्ड को, लॉन्ग टेल कीवर्ड ज़्यादा पिक करने चाहिए आपको कंटेंट में। देन है उबर सजेस्ट है, ये एक नील पटेल का टूल है, ये भी आपको कीवर्ड रिसर्च के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, इसमें भी कुछ एडिशनल जो है मतलब कि बेनिफिट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल आप जब कीवर्ड रिसर्च करेंगे, आपको कीवर्ड के साथ साथ ये भी बताएगा कि कौन से पेजेस मतलब पेजेस पर रैंक कर रहे हैं करंटली गूगल पर। आप वहाँ पर भी वो पेज ओपन करके देख सकते हैं कि देन उन्होंने क्या किया, वो चेक कर सकते हैं। मतलब सोशल मीडिया पर कितने शेयर आ चुके हैं उन पेजेस पर, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च जो है मतलब आप देख कर सकते हैं, आपका कोई भी टॉपिक को जो आप स्टार्ट करेंगे कंटेंट क्रिएट करना उससे पहले।
अच्छा, अब आपको मतलब ये ध्यान रखना है कि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं वो ज़्यादा यूज़ करने हैं, यानी कैसे होते हैं। जैसा कि आपको एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर सामने मेंशन है कि आप मतलब कि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं उनको ज़्यादातर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, किस तरह से बेनिफिट होंगे इसमें, ठीक है। जैसे कि मेरा कोई आर्टिकल है, मैं लिख रही हूँ कि 10 बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, ठीक है। इसमें मेरा एक कीवर्ड ये भी बनता है कि बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, ठीक है। इस पे वॉल्यूम बहुत अच्छी होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं इस पे, तो लेकिन कंपटीशन बहुत हाई होगा इसके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा-सा और मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड ढूँढने जाऊँगी तो वहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, तो इस पे क्या है, उससे वॉल्यूम कम होगी इस पे, लेकिन कंपटीशन थोड़ा कम होगा। उसके बाद मैं और ज़्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड पे चली जाती हूँ तो ये होगा कि बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स बिफोर बेड। अब उसके बाद है कि एवरीडे बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स एवरीडे। इन पे क्या होगा कि वॉल्यूम की मतलब वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा कम होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा लो होगा, ठीक है। इस तरह से अगर मैं कोई भी लॉन्ग टेल कीवर्ड चूज़ किया है तो मतलब मेरे जो रैंक करने के चांसेस हैं जल्दी बढ़ जाएंगे। तो अगर आपने हाई कंपटीशन वाले मतलब कीवर्ड्स पे वर्क कर लिया तो आपकी वेबसाइट रैंक करने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपकी नई वेबसाइट है या फिर आप मीडियम लेवल पे वेबसाइट है जिनकी ट्रैफिक बहुत कम है, और जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं, जो टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उनको भी बीट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, इस कीवर्ड के साथ। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टेल जो कीवर्ड्स है वो यूज़ करने चाहिए। लॉन्ग टेल जो कीवर्ड्स हैं उनको फाइंड आउट करने का एक और तरीका है, गूगल सर्च ओपन कर लीजिए आप। फॉर एग्जांपल आप मतलब यहाँ पे रनिंग शूज़ लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक मतलब आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई होगा, तो आपको इसको नीचे देखेंगे आप तो आपको और आइडियाज़ मिल जाएंगे, ठीक है, कि रनिंग शूज़ फॉर किड्स, रनिंग शूज़ फॉर वुमेन, रनिंग शूज़ फॉर बॉयज़, ये वो मतलब इट्स जो भी है, तो मतलब ब्रांड्स के नाम आ जाएंगे, आपको इस हिसाब से मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने रनिंग शूज़ फॉर मैन यहाँ तक पहुँचते हैं तो आप इसमें मतलब क्या किया कि आप और ज़्यादा आइडियाज़ देगा वो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के, आपको अपने टॉपिक के रिलेटेड सर्च करके आप उसको भी पता कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लॉन्ग टेल जो कीवर्ड्स है फाइंड आउट करके अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं। देन है कि मतलब कि हमने अपने कीवर्ड रिसर्च और लॉन्ग टेल कीवर्ड निकालने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है कि आप जो टाइटल लिख रहे हैं उस टाइटल को आपको यूज़र फ्रेंडली रखना है, शॉर्ट रखना है, ठीक है, इंटरेस्टिंग रखना है। तो टाइटल लेंथ की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। टाइटल लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका टाइटल है, जो आपकी हेडलाइन है, जो भी गूगल में फॉर एग्जांपल आपका रैंक कर गया वेबसाइट, जो वहाँ पे वेब पेज आर्टिकल शो हो रहा है आपको, तो और उसके जो आपके जो मतलब कटना नहीं चाहिए, ज़्यादा लेंथ ही रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने 75-80 वर्ड्स का मतलब रख दिया तो मतलब 75 टू 80 कैरेक्टर्स का रख लिया तो आपको वहाँ पे मतलब जो है वो टाइटल कट जाएगा, ओके। इसलिए आपको हमेशा शॉर्ट टाइटल रखना है। शॉर्ट का मतलब ये है कि टाइटल की लेंथ आपकी होनी चाहिए 65 टू 70 कैरेक्टर्स तक। इससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे कैरेक्टर्स अपने टाइटल में तो जो आपका जो अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत बार सर्च इंजन में ऐसा होता है कि वो लास्ट में कट जाता है, डॉट डॉट आ जाते हैं, तो वैसा आपके साथ हो जाएगा उस टाइटल के साथ। तो दूसरा है आपको फोकस कीवर्ड टाइटल में यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आपका फोकस कीवर्ड है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। जैसा कि साइड पे आपको दिखाया है कि जिसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, इसमें कुछ रैंक कर रहे हैं आर्टिकल्स, तो उनका फोकस क्या है, उनका फोकस है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो इन्होंने अपना फोकस कीवर्ड को टाइटल में एज इट इज़ यूज़ किया है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट 3 वेबसाइट यहाँ पे मैंने मेंशन किया स्क्रीन शॉट्स, उसमें आप देख लें, उसमें उन्होंने अपने टाइटल में व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग उसको एज इट इज़ मेंशन किया हुआ है, ओके। उनकी टॉप वेबसाइट्स हैं, तो उन्होंने उस कीवर्ड को कवर किया, अपना फोकस कीवर्ड जो उनका है, ठीक है। अच्छा, वैसे भी आपको वैसे ही करना है और ट्राई कर सकते हैं कि ये जो आपका फोकस कीवर्ड है स्टार्टिंग में आ जाए, ठीक है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर सेकंड वाले में देखा उन्होंने किया है कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ये पहले आ गया। तो ये चीज़ जो है ना आपको करनी है, इसका ध्यान रखना है। लास्ट जो हमारे पास वो ये है कि आपने कीप इंटरेस्टिंग एंड कैची, आपका जो फोकस कीवर्ड है वो आपने यूज़ कर लिया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका टाइटल है वो थोड़ा कैची हो और अटेंशन ग्रैब करे, वैसा होना चाहिए। जैसे किसी में एग्जांपल हम देख लेते हैं कि यहाँ पे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, लर्न इट इन 5 मिनट्स। अब ये देखिए, अब ये उन्होंने साथ में बहुत अट्रैक्टिव बना दिया, उसके बाद 5 मिनट में सारे को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है। तो जो यूज़र्स हैं बहुत ज़्यादा देखेंगे, उन्हें पता लग जाएगा, उनके माइंड में ये चीज़ क्लिक करती है कि देखो मुझे 5 मिनट में ही सारा ओवरव्यू पता लग जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका जो कंटेंट है उसका स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर करना है आपको, ठीक है। आपको सारे जो पॉइंट्स हैं प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करने हैं। फर्स्ट कैसे करेंगे कि आपको जो इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, आप जो भी फर्स्ट आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आपने उसमें जो भी इंट्रो लिखना है आपने उसको थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग सा लिखना है कि जो मतलब आपका जो फोकस कीवर्ड है आपने उसको यूज़ करना है। और फर्स्ट जो मतलब ये है कि आप कोई भी एक कीवर्ड यूज़ करते हैं तो अपने इंट्रोडक्शन में, तो वो एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा बेटर माना जाता है।
और दूसरा है कि हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। ये मैं आपको पहले भी बार बार बताती आई हूँ कि जो आपका जो प्रॉपर जो कंटेंट का स्ट्रक्चर करने के लिए आपको जो उसमें ऐड करना होता है वो हेडिंग और सब हेडिंग होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेडिंग होती हैं कि H2, H3, H4। जो H1 होता है वो आपका जो मेन टाइटल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि लास्ट एग्जांपल में देखा था डिजिटल मार्केटिंग, तो ठीक है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, वो जो है ना आपका H1 था, वो आपका टाइटल था। ठीक है, बाद में जो आपके हेडिंग्स यूज़ करते हैं वो आपकी होती हैं H2 से शुरू होती हैं, H3, H4, ये सारी नीचे चलती जाती हैं। ओके, तो ये जो आपने जो है प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करना उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने H3 जो बनेगी वो H2 का ही पार्ट होती है, वो H3 में आती है। मैं आपको इंशाल्लाह जो हेडिंग्स है कैसे बनाते हैं ये भी हम प्रॉपर अपने लेक्चर रखेंगे। इस पर फ़िलहाल हमारा फोकस हमारी इन मतलब गाइडलाइंस पे है कि ये होती क्या चीज़ें हैं कि कंटेंट वगैरह। तो इसलिए आपने मतलब ये जो सारी कैटेगरीज़ हैं इन सबको फॉलो करना है। तो इस तरह से आपको जो कंटेंट है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन करेगा और आपको बहुत अच्छी अच्छी हेडिंग्स बनेंगी। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो पैराग्राफ्स हमेशा शॉर्ट होने चाहिए और सेंटेंसेस का भी ध्यान रखना है, वो भी शॉर्ट रखने हैं आपने उनको। आपने बुलेट पॉइंट जो है उनको भी यूज़ करना है, नंबर्स को भी यूज़ करना है। ठीक है, आप जब ये यूज़ करते हैं कि आपकी जो रीडेबिलिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, जो एसईओ के लिए भी बेटर होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि जो आपका जो कीवर्ड फ्लो है, ठीक है, आपने जो कीवर्ड रिसर्च किए थे स्टार्टिंग में वो नेचुरली यूज़ होने चाहिए आपके कंटेंट में, एज रेदर देन कि आप ऐसा दिख रहा है कि आपका कंटेंट कि आपने कीवर्ड जो है ज़बरदस्ती आपको यूज़ करने पड़ रहे हैं। ठीक है, यूज़ कर नहीं पा रहे हैं आप, वैसा होना नहीं चाहिए। स्टफिंग टाइप नहीं लगना चाहिए आपको, ऐसे लगना चाहिए कि नेचुरली यूज़ हो रहा है ये वर्ड, और यूज़र को ऐसा लगना चाहिए कि ऐसा ना लगे कि कीवर्ड ज़बरदस्ती डाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मोबाइल एसईओ के रिलेटेड एक आर्टिकल मतलब लिखा हुआ है, तो इसमें यह है कि मोबाइल एसईओ गाइड है। अब इसमें उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी मतलब बेस्ट पर्पसेस और ये सब कुछ इंक्लूड होगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल है। तो मतलब अब देखें इसमें दो कीवर्ड्स हैं, एक ये है कि मोबाइल फर्स्ट एसईओ और सेकंड है मोबाइल एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब देखो इसमें ये ट्राई किया गया है कि फ़र्स्ट इंट्रोडक्शन में अपने कुछ एक दो कीवर्ड्स ऐसे यूज़ किए जो नेचुरली हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आप इस पैराग्राफ को रीड करेंगे, रीड करके देखेंगे कि तो आपको जो यूज़र एज ए यूज़र आप इसको रीड करेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये ज़बरदस्ती स्टफ़ किए गए हैं। ठीक है, ये नेचुरली यूज़ किए गए हैं, आपको यूँ फील होगा कि ये बिल्कुल साथ एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने हमेशा से ऐसे ही करनी है कि नेचुरल फ्लो आना चाहिए कीवर्ड्स का। स्टफिंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है, इसमें आपके 5 कीवर्ड्स हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने समझ लीजिए कि 2-3 कीवर्ड्स यूज़ कर लिए, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में 2-3 कीवर्ड्स यूज़ कर लिए, यानी कि 500 वर्ड्स में अगर आपने 5 मतलब कि 10 कीवर्ड्स यूज़ कर लिए तो आप ये सोच करके मैं जल्दी रैंक कर जाऊँगा। ठीक है, इतने ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ करके, तो आपकी बहुत बड़ी भूल होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कीवर्ड जो होता है स्टफिंग में काउंट होता है और नेगेटिव इसमें मतलब कि जार होता है, बिल्कुल रैंक नहीं करेगा। उल्टा ये होगा कि वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर गलती से एक बार रैंक कर भी जाता है तो इसमें ये होगा कि मतलब कि जो गूगल ट्रैक कर लेगा उसको, तो आपका जो मतलब बाद में कभी रैंक ही नहीं कर पाएगा वो, और वो मतलब कि ओवरऑल जो आपकी वेबसाइट है उस पर इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, ये चीज़ आपने हमेशा अवॉइड करनी है। स्टफिंग जो है कीवर्ड में आपने कभी नहीं करनी। ठीक है, चाहे आप वेब पेज कंटेंट लिख रहे हैं, चाहे आप आर्टिकल्स लिख रहे हैं, चाहे आप दूसरा कोई भी मतलब लैंडिंग पेज का कंटेंट वगैरह लिख रहे हो। ठीक है, तो कीवर्ड्स आपको ऐसे फाइंड करने चाहिए स्टार्टिंग में ही कि जो रेलिवेंट हो आपके टॉपिक से, रेदर देन कि आप सोचते हो कि मैं कोई दूसरे आर्टिकल के लिए भी रैंक कर जाऊँ या फिर इरेलीवेंट टॉपिक के लिए भी रैंक कर जाऊँ इस कंटेंट से। तो ऐसा नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि गूगल जो है मतलब उसकी मतलब वो एक नई नई अपडेट आती रहती है गूगल में। तो जब भी आप किसी भी कोई भी नेगेटिव चीज़ें कर लेते हैं जो कि मतलब कि ऐसे होता है कि जो कीवर्ड स्टफिंग वगैरह मैच नहीं कर रही होती है, तो वो आपकी वेबसाइट पर डिटेक्ट होती है। ठीक है, और तो आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक नहीं कर पाती है। अच्छा, अब आप मतलब ब्लॉग पोस्ट जो है आप उसमें बहुत ज़्यादा इमेजेस यूज़ करेंगे। ठीक है, आपकी रीडेबिलिटी और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। मतलब जो आपका यूज़र है उसको आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो मतलब जैसा कि मैंने आपको स्टैट दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, जैसे अब मैं आपको स्टैट के बारे में भी बताऊँगी इंशाल्लाह, लास्ट में ही बताऊँगी, क्योंकि अभी हम सिर्फ इनके बारे में जाने हैं, कंटेंट राइटिंग के बारे में जाने हैं, तो लिखने के तरीके मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने शो करा दिया आपको कि मोबाइल ट्रैफिक कितना इंक्रीज़ हो रहा है ओवर द ईयर। ठीक है, ये प्रैक्टिकली आपके सामने आ गया है कि जैसे कोई भी अथॉरिटी वेबसाइट है उसने रिसर्च करके उसको मतलब लिखा था, तो वो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ें भी आप यूज़ करेंगे, स्टैट का पैराग्राफ, स्क्रीनशॉट या कोई भी नेचुरल इमेजेस आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप अपलोड करेंगे इमेजेस तो वहाँ पे आपको उनका टाइटल चेंज करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई फ़ोटो क्लिक कर रखी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने मतलब अपने कैमरा से, तो उसका टाइटल होता है लाइक IMG 000 ऐसा कुछ लिखा होता है, या मतलब कोई भी और चीज़ लिखी होती है नीचे।
तो जैसे आप कुछ डाउनलोड करते हैं तो कोई बहुत ही इरेलीवेंट टाइटल होता है, तो आपको अपलोड करने से पहले ये ध्यान में रखना है कि आपने उसका जो मतलब टाइटल उसको रीनेम कर देना। फॉर एग्जांपल जैसे ये मोबाइल ट्रैफिक के रिलेटेड थी इमेज है, तो इसका टाइटल हम रख देंगे मोबाइल एसईओ या मोबाइल ट्रैफिक वेबसाइट, जैसा कुछ भी कर देंगे, ठीक है, जो आपके कंटेंट से या कीवर्ड से थोड़ा मैच करे। और दूसरा ये, जब भी आप टाइटल मतलब आपने अपलोड कर दिया तो आपने ऑल टैग यूज़ करने होते हैं। ऑल टैग्स क्या होते हैं कि गूगल को पता चले कि आपकी जो इमेज है उसका इंटेंशन क्या है। तो जैसे समझ लें कि मोबाइल ट्रैफिक था ये, तो मोबाइल इसको मैंने यूज़ किया मोबाइल एसईओ गाइड में, तो अब उसका मतलब ऑल्ट जो टैग है वो होगा कि मोबाइल ट्रैफिक ओवर हियर या मोबाइल ट्रैफिक एसईओ। इस तरह के कुछ ऑल्ट टैग्स मैं रखूँगी कि मतलब गूगल को पता चले कि इस इमेज का इंटेंशन क्या है बेसिकली, ठीक है, जिससे मतलब आपको कंटेंट से पता लग रहा है कि ये मतलब आर्टिकल का इंटेंशन क्या है। तो इसी तरह से ऑल्ट टैग से पता लगता है कि आपके इमेज का इंटेंशन क्या है। तो इसलिए आपको ऑल्ट टैग हमेशा यूज़ करने चाहिए। इसका बेनिफिट एक और ये है कि जैसे आप गूगल इमेजेस में कोई सर्च आती है, फॉर एग्जांपल मोबाइल ट्रैफिक में ऑल्ट टैग यूज़ किया मैंने, और गूगल रिसर्च में इमेजेस में जाकर कोई मोबाइल ट्रैफिक रिसर्च कर रहा है, तो वहाँ पे अगर इमेज रैंक कर गई तो वहाँ से भी क्लिक आकर आपकी वेबसाइट पे मतलब जो आर्टिकल है यूज़र को उसको रीड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपका जो ग्राफिक है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। देन हमारे पास कुछ और पॉइंट्स हैं एसईओ के लिए, वन बाय वन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर मतलब इनका अच्छे से यूज़ करते हैं तो आपका जो आर्टिकल हो, वेब पेज कंटेंट हो, वो ईज़िली रैंक कर सकता है। जो फर्स्ट है वो है राइट कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट का यानी मतलब प्रॉपर मीनिंग ये है कि इन डेप्थ कंटेंट होता है, यानी कि आपको किसी भी टॉपिक पर लिखना है तो आपने उसको अच्छे से कवर किया, जो भी यूज़र आ रहा है उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका आर्टिकल 3000 वर्ड का होना चाहिए, 2500 वर्ड का होना चाहिए या फिर 1500 वर्ड का होना चाहिए। 1000 वर्ड में भी अगर आपका मतलब जो आर्टिकल है आप उसमें कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हो तो डैट इज़ इनफ, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 3000 वर्ड में लिख भी नहीं पा रहे, फॉर एग्जाम्पल 1500 वर्ड में आप कोई आर्टिकल है उसको अच्छे से कवर हो गया, लेकिन आपने सोचा कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखना है तो मैं 3000 वर्ड लिखूँ। अब 3000 वर्ड के लिए आर्टिकल उनके कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको कॉम्प्रिहेंसिव या गाइड टाइप करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको ये पीछे आर्टिकल दिखाया है मोबाइल एसईओ गाइड वाला, तो वो एक अराउंड 2500 वर्ड्स का है, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो डिस्कस हो सकती थी 2500 वर्ड्स में, ठीक है। आप अगर चाहते तो उसको 3000 वर्ड्स तक भी खींच कर ले जा सकते थे, तो मतलब वो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे इजी टॉपिक हैं जैसे कि 1000 वर्ड में कवर हो सकते हैं, 1500 वर्ड में कवर हो सकते हैं, उस हिसाब से आपको उसको करना है। लेकिन आपका जो मतलब लिखते टाइम जो आपका मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट हो और सारे जो पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाएँ उसमें। मतलब जो यूज़र आ रहा है उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ऐसा नहीं है कि अधूरी इन्फॉर्मेशन मिले और दूसरे जो मतलब वेब पेज पे आर्टिकल पे उसको जाना पड़े, ओके। देन आपने मतलब क्या है, यूज़र फोकस कंटेंट होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कि आपको सिर्फ कंटेंट पे ट्रैफिक लेकर आना है, उससे कोई मतलब नहीं है आपका कि यूज़र का जो मतलब इंटेंशन है वो फुलफ़िल हो रहा है या नहीं हो रहा है। या आपका फर्स्ट इंटेंशन यही होना चाहिए कि जो आपका यूज़र है मतलब आप जब अपने टॉपिक पे रैंक कर जाएँ उसके बाद जो यूज़र आए जिस इंटेंशन से आए वो उसकी फुलफ़िल हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वो सर्च कर रहा है हाउ टू गो टू फॉलोवर्स या फिर यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, तो आपने उसमें मतलब बहुत अच्छे से आर्टिकल में 2000 वर्ड के लाइक उसमें आपने सारी इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड की हुई थी कि वो जब आपका यूज़र उस वेब आया आपके आर्टिकल पे तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है, कि कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, और क्या टिप्स होनी चाहिए व्यूज़ लाने के लिए, और क्या करना चाहिए, कौन से टूल्स यूज़ करने चाहिए, वो कौन से हैं, ठीक है। तो रदर देन कि आप मतलब उसमें आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लिखे और उसका दिल भी ना करे पढ़ने का और वहाँ से चला जाए, ठीक है। हाँ जी। तो इसके बाद जो है वो है कि हमने मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको पहले प्रीवियस भी बता चुकी हूँ मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ठीक है। और उसको हमने कैसे यूज़ करना है ये आपको मैंने स्टार्ट में बता दिया था। और भी सेम मेन पॉइंट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग, ठीक है, वो मैंने आपको प्रीवियस भी बताया है वो क्या होती है। यानी कि आपने कोई और किसी और वेबसाइट से जो लिंक रिलेट होते हैं वो, और कुछ ऐसे जो आपकी अपने वेबसाइट के डायरेक्ट लिंक होते हैं वो, ठीक है। अब ये आगे क्या आप देख सकते हैं एनालिसिस, वॉइस रिसर्च, कंसिस्टेंसी, यूनिकनेस, ठीक है, ये सारे के सारे मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस
ऑब्वियसली। अच्छा, अब बस में जो एक बात है यूनिकनेस की, वो ये है कि जो यूनिक कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा ईजिली जल्दी रैंक करता है, ठीक है। जो कंटेंट पहले से पड़ा, फॉर एग्जांपल कुछ कंटेंट है जो पहले से ही मतलब उस पर बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, मतलब टॉप वेबसाइट उन्होंने लिख रखा है, तो उस पर मतलब आपने फिर से नया आर्टिकल क्रिएट करते हैं वैसे कुछ उनसे देख कर, या फिर स्पिन कंटेंट करके, या फिर कुछ वर्ड्स को इधर उधर करके, तो वो रैंक नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको यूनिक कंटेंट लिखना है, अपने थॉट से अपने हिसाब से लिखने हैं, ठीक है। वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो किस तरह लिखा हुआ है, लेकिन आपने उसको अपने वर्ड्स में लिखना है, आपने ज़रा भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो इस तरह से आपकी मतलब जो है वो रैंकिंग नहीं बढ़ेगी। ओके, ये हमारा आज का लेक्चर था। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।